नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 नवंबर 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स पीडीएफ with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा। वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी पीडीएफ भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज पर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टीज COP का 27वां कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र यानी इजिप्ट। यह कॉन्फ्रेंस 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र की कोस्टल सिटी शर्म अल शेख में आयोजित की गई। क्लाइमेट एक्शन पर यह एक सबसे बड़ी एनुअल मीटिंग है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत सहित दुनिया भर के देशों के हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया। किस राज्य के मानव निर्मित जलाशय उमियम झील में द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। गारो आदिवासी समुदाय के सदस्य द राइजिंग सन वाटर फेस्ट के अवसर पर वांगला नृत्य करते हैं। वांगला को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है और इसे ड्रमों पर बजाए जाने वाले लोकगीतों और भैंस के सींगों से बनी आदिम बांसुरी की धुन पर विभिन्न प्रकार के नृत्यों के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है और यह फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक है। तो ये रहा उमियम झील मेघालय की। अमूर फाल्कन के अतिरिक्त पक्षियों की अन्य प्रजातियों को शामिल करने के लिए 4 दिवसीय पहला प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन अभ्यास तोखू इमोंग बर्ड काउंट का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। इस त्यौहार के लिए नागालैंड के वोखा जिले में प्रभुत्व रखने वाले नागा समुदाय लोथाओं की फसल कटाई के बाद का समय निर्धारित किया जाता है। धर्म, संस्कृति और मनोरंजन के लिए आदर्श माने जाने वाले वोखा जिले में तोखू इमोंग धूमधाम से व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष 7 नवंबर से किया जाता है। विश्व पहेली चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैन एंडो। इस वर्ष विश्व पहेली चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड पजल चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता रहे जापान के कैन एंडो। प्रसन्ना शेषाद्री ने विश्व पहेली चैंपियनशिप में 11 साल की कोशिश के बाद भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। वर्ल्ड पजल फेडरेशन द्वारा संचालित यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पहेली प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में सभी पहेलियां सरल सिद्धांतों पर आधारित शुद्ध तर्कपूर्ण समस्याएं होती है जिन्हें भाषा या संस्कृति की परवाह किए बिना खेलने योग्य बनाया गया है। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को किस भारतीय कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बायजू। एडटेक प्रमुख बायजू ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को अपनी सामाजिक शाखा एजुकेशन फॉर ऑल का पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, इन्होंने समान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बायजू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस बार तो इनकी टीम विश्व चैंपियन भी बनी है फुटबॉल की 2022 में। सोने पे सुहागा। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को MPN Academy करंट अफेयर्स का PDF चाहिए उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि MPN Academy का PDF ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है दोस्तों। आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं MPN Academy की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं।
परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन अकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन अकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन अकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों एमपीएन अकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें।
दो प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आतिशी पारी खेलकर 26 गेंदों में नाबाद 61 रन बनाए और यह उपलब्धि हासिल की। हाल की जारी ICC T20 वर्ल्ड रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में शानदार प्रदर्शन के दम पर सूर्य कुमार यादव ने यह मुकाम हासिल किया है। 2022 वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंदन। यह 7 से 9 नवंबर तक आयोजित किया गया। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 की थीम थी द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ, यानी यात्रा का भविष्य अब शुरू होता है। भारत ने भी पर्यटन के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में खुद को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लिया। 2019 के दौरान भारत के GDP में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान रहा है 5.19%। भारतीय पर्यटन क्षेत्र लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर देता है। लंदन में आयोजित 24वें विश्व संचार पुरस्कार समारोह में क्लाउड नेटिव अवार्ड किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने 24वें वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड्स समारोह में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता, जो एक अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी टोटल टेलीकॉम द्वारा लंदन में आयोजित किया गया था। रिलायंस जियो ने अपनी स्थापना के बाद से भारत में सबसे बड़ा और सबसे उन्नत डिजिटल और कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बनाने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिसमें सफल ऐप्स और प्लेटफॉर्म का एक गुलदस्ता है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। 1 से 3 नवंबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया। इस कार्यक्रम में भारत और मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और मिस्र सहित 10 देशों के 1500 से अधिक आदिवासी कलाकारों ने भाग लिया। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस कंपनी से था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टाटा स्टील। टाटा स्टील के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का 86 वर्ष की आयु में जमशेदपुर में निधन हो गया। वह टाटा स्टील से 43 वर्ष तक जुड़े हुए थे। वह जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से रिटायर हुए थे। इनके नेतृत्व में टाटा स्टील ने काफ़ी ग्रोथ की थी और साथ ही कंपनी ने कई अवार्ड भी जीते थे। यह वर्ष 1992 में कंपनी के MD बने थे और रिटायर होने तक इस पद पर बने हुए थे। इन्हें वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। किस देश की आज़ादी में पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड M कैनेडी के योगदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान के लिए 31 अक्टूबर को ढाका में पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड M कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया। इनके बेटे ने यह पुरस्कार हासिल किया। कैनेडी सीनियर ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिकी सरकार की भूमिका के बावजूद निर्दोष बंगाली लोगों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए नरसंहार के खिलाफ एक साहसिक कदम उठाया था। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए निवेशक दीदी नामक भारत का पहला तैरता व वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क की मदद से अपनी पहुंच को अंतिम छोर तक बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक एक नई रणनीति बनाई है। निवेशक दीदी एक महिला डाकिया के रूप में कार्य करेंगी, जिनका ग्रामीण जनता से गहरा सामाजिक जुड़ाव होगा, जो एक आरामदायक वातावरण में ग्रामीण जनता के प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स की स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग और संचार मंत्रालय के तहत की गई है। IPPB
को 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह है डल झील। अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए तीसरा और अंतिम मॉड्यूल मैंगटियन को किस देश ने लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। मैंगटियन या सेलेस्टियल ड्रीम स्टेशन के लिए दूसरे प्रयोगशाला मॉड्यूल के रूप में वेंटियन से जुड़ा है, जिससे सामूहिक रूप से तियांगयोंग या सेलेस्टियल पैलेस के रूप में जाना जाता है। मैंगटियन शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ विज्ञान प्रयोगों में मदद करेगा। अंतरिक्ष के निर्वात के संपर्क में आने के लिए इसमें एयरलॉक और अतिरिक्त पेलोड के लिए छोटे रोबोटिक हैंड लगे हैं। रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर स्टील प्लांट। टाटा स्टील ने जमशेदपुर झारखंड में अपनी 3 उत्पादन सुविधाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। स्टील वर्क्स, ट्यूब डिवीजन और कोल्ड रोलिंग मिल प्रमाणन के साथ दुनिया भर के अन्य खड़ी उत्पादक साइटों के समूह में शामिल हो गए हैं। रिस्पॉन्सिबल स्टील उद्योग की पहली वैश्विक बहुहितधारक मानक और प्रमाणन पहल है। भारत के सबसे बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। इसे ग्रेटर नोएडा में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह डेटा सेंटर 3 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने अपनी डेटा सेंटर नीति शुरू करने के 1 साल के भीतर 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 250 मेगावाट भंडारण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया है। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म 2022 का आयोजन किन 2 देश के बीच किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यासों में से एक ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म की शुरुआत की। कोरिया प्रायद्वीप पर तनाव अचानक बढ़ गया है। एक ओर दक्षिण कोरिया और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इस रक्षा अभ्यास में 240 युद्धक विमान शामिल थे और इसमें संयुक्त राज्य और दक्षिण कोरिया दोनों के F-35 स्टील्थ फाइटर के वेरिएंट भी शामिल थे। कोलिन डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस शब्द युद्ध, मुद्रास्फीति और राजनीतिक अस्थिरता की अवधि के दौरान जीने की भावना का वर्णन करता है। कोलिन लर्निंग के प्रमुखों के अनुसार यह शब्द बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा है। शब्द का अर्थ व्यापक तौर पर अस्थायी और संकट के मिश्रित शब्द के रूप में समझा जाता है, जो कुछ समय से उपयोग में है। अप्रैल 2021 में यूरोप में नीति विश्लेषकों ने इसे वर्तमान युग को परिभाषित करने वाले शब्द के रूप में देखा है। दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाकर किस देश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। 4,550 सीटों और 7 ड्राइवरों के साथ स्विट्जरलैंड अब दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने वाला देश हो गया है। इस ट्रेन में 100 डिब्बे थे जो आल्प्स की पहाड़ियों में चली है। इस ट्रेन की लंबाई थी 1.9 किलोमीटर, मील में देखेंगे तो 1.2 मील। रेटियन रेलवे ने घोषणा की कि उसने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध रेलवे सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ पर दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रायलेट के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डार एस सलाम। भारत मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास डार एस सलाम तंजानिया में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट INS तर्कस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस द्वारा किया गया। हाल ही में चर्चा में रही मच्छू नदी किस राज्य में बहती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। मच्छू नदी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मदला पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में 142 किलोमीटर के लगभग चलने तक बहते हुए समाप्त हो जाती है। न्यूज में क्यों है? मोरबी जिले में मच्छू नदी पर निर्मित सस्पेंशन ब्रिज चित्र में आप देख सकते हैं गिर गया, जिसमें लगभग 135 लोग मारे गए। सस्पेंशन ब्रिज यानी झूलता पुल वर्ष 1877 में मोरबी रियासत के शासक
सर बागजी ठाकुर द्वारा बनाया गया था। इसका उद्घाटन वर्ष 1879 में तत्कालीन बॉम्बे गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। सस्पेंशन ब्रिज एक प्रकार का पुल होता है जिसमें डेक यानी मुख्य पथ को सस्पेंशन तारों के सहारे नीचे लटकाया जाता है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। भारतीय स्क्वैश टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। अनुभवी सौरभ घोषाल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने फाइनल में कुवैत पर 2-0 की जीत दर्ज की है। भारत इससे पहले 2 मौकों पर रजत पदक जीत चुका है, लेकिन भारत इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। भारत के रमित टंडन ने अली आरामजी को सीधे सेटों में 11-5, 11-7, 11-4 से हराकर जीत से शुरुआत की। इसके बाद घोषाल ने अम्मार अल्तातिमी को 11-9, 11-2, 11-3 से हराकर टीम को अजेय बढ़त दिलाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की किन 2 महिला अधिकारियों को पहली बार महानिरीक्षक यानी आईजी के पद पर पदोन्नत किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीमा धूंडिया और एनी अब्राहम। ऐसा यह पहली बार हो रहा है जब कोई महिला महानिरीक्षक रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ का नेतृत्व करेंगी। बिहार सेक्टर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महानिरीक्षक प्रमुख सीमा धूंडिया और आईजी एनी अब्राहम रैपिड एक्शन फोर्स के प्रमुख के रूप में तैनात होंगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ पहला ऐसा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल था जिसने 1986 में महिलाओं को युद्ध में शामिल किया था। ब्लू बैज ट्विटर अकाउंट के लिए अब प्रति माह कितने डॉलर का चार्ज देना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 अमेरिकी डॉलर। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने ब्लू बैज यानी ब्लू टिक ट्विटर अकाउंट के लिए एक नई घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि ब्लू बैज ट्विटर अकाउंट के लिए अब प्रति माह 8 अमेरिकी डॉलर का चार्ज देना होगा। उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया नेटवर्क को विज्ञापनों पर कम निर्भर बनाना चाहते हैं, जिस कारण यह फैसला लिया गया है। उत्तर पूर्वी भारत के पहले मछली संग्रहालय को किस राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री तागे तकी ने 31 अक्टूबर को घोषणा की कि पूर्वोत्तर में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। फिश म्यूजियम भारत के पहले एक्वा पार्क का हिस्सा होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। पार्क अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन में स्थापित किया जाएगा। मौजूदा ट्रेन फिश फार्म जो उच्च ऊंचाई वाले बुल्ला गांव में स्थित है को एकीकृत एक्वा पार्क के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जहां पूर्वोत्तर का पहला फिश म्यूजियम बनेगा। किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। उन्होंने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम के दौरान इस बात की घोषणा की। मानगढ़ की पहाड़ी भील समुदाय और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ भील और अन्य जनजातियों ने लंबे समय तक अंग्रेजों से लोहा लिया था। श्री गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913, ये डेट याद रखिएगा, को 1.5 लाख से अधिक भीलों ने मानगढ़ पहाड़ी पर सभा की थी। इन सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 1500 आदिवासियों की जान चली गई थी। इसीलिए इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया कैंप 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया कैंप 2022 की थीम थी विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण। भारत का रासायनिक उद्योग अत्यंत विविध है और इसे मोटे तौर पर थोक रसायनों, विशेष रसायनों, कृषि रसायनों, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर और उर्वरकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विश्व स्तर पर भारत अमेरिका, जापान और चीन के बाद कृषि रसायनों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में रसायनों का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है। फेज 3 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किस राज्य से किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। DRDO ने उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लार्ज किल एटीट्यूड ब्रैकेट के साथ इस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया।
AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विमानों के लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह 2 चरणों वाली ठोस मोटर से संचालित होने के साथ देश में ही विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन एवं गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस है। हाल ही में चर्चा में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। इसके पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल, उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के साथ एक आम सीमा है जो बाघ और एशियाई हाथी जैसी प्रमुख प्रजातियों के लिए एक बड़े संरक्षण परिदृश्य का निर्माण करता है। न्यूज में क्यों है? वन विभाग सेना स्पेक्टाबिलिस जैसी आक्रामक प्रजातियों के प्रसार के लिए व्यापक रणनीति अपना रहा है। जो तस्वीर में देख रहे हैं ये पौधा जो नीलगिरी पहाड़ी जिले में मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बफर जोन में तेजी से फैल रहा है। सेना स्पेक्टाबिलिस और लेंटेना कमारा जैसी आक्रामक खरपतवार नीलगिरी के विशाल क्षेत्रों में फैल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS कोटे को जारी रखने का फैसला दिया है। फैसला सुनाने वाले 5 जजों की इस बेंच में कौन शामिल नहीं थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, DY चंद्रचूड़ इसमें शामिल नहीं थे। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पार्डीवाला ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इसे जारी न रखने के लिए फैसला दिया। तो फैसला आया है 3-2 से। EWS कोटा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाता है जो 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में इस कोटे को लागू किया था। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थानीय परियोजना के अंतर्गत 3000 से अधिक नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किस शहर में किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के कालकाजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवनिर्मित 324 फ्लैटों का उद्घाटन किया है। इन फ्लैटों का निर्माण लगभग 345 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और ये सभी नागरिक सुविधाओं से युक्त हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भूमिहीन शिविर में पात्र लाभार्थियों को इन फ्लैटों की चाबियां सौंपी। सभी को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों का स्वस्थानीय पुनर्वास कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।